चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज जो है हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स में खास करके झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया है उसी को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक सवाल जो भी आपके सामने में आएगा उसको आपको फेस करना है प्रॉपर पॉजिटिव वे में, और जो भी सवाल आपसे नहीं बना उसका प्रॉपर तरीका से आपको सॉल्यूशंस देखना है। आज के दौरान जो हम लोग जितना भी सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, आप सवाल का आंसर्स के अलावा सारा उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, है ना। बट एक बात 100% अपने दिमाग में रखना है क्या, कि प्रत्येक सवाल को आपको खुद से पॉज करके अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखना है ना। चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। पहला सवाल क्या बोल रहा है सुनिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट्स आर देयर। ठीक है, टोटल बेस एसआई यूनिट्स कितना है। जो बच्चा पढ़ रहा होगा बढ़िया से उसको पता होगा कि कितना होता है। हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। अगर कल के दिन मान लीजिए आपसे बेस एसआई यूनिट्स पूछ दिया जाए या फिर फंडामेंटल एसआई यूनिट्स पूछ दिया जाए, तो सबसे पहला बात तो आपके दिमाग में ये बात क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि बेस एसआई यूनिट्स बोल रहे सर या फंडामेंटल एसआई यूनिट्स बोल रहे, एक ही बात। ठीक है, क्लियर है। बेस एसआई यूनिट्स बोल रहे, जैसे यहां पर सवाल में बेस एसआई यूनिट्स लिखा हुआ है ना। कल के दिन बेस एसआई यूनिट्स ना लिख के फंडामेंटल एसआई यूनिट्स लिखा जाए तब भी एक ही बात है, पहला बात। ठीक, दूसरा बात क्या कि टोटल बेस एसआई यूनिट्स बोलो या फंडामेंटल एसआई यूनिट्स बोलो वो 7 होता है। ठीक है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 7 होता है, बताओ। हम तो नाम भी बता सकते हैं क्या क्या होता है, सुनना। सबसे पहला होता है टाइम, फिर होता है मास, फिर होता है लेंथ। ठीक है, उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद होता है क्या, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट कौन सा होता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और आखिरी कौन सा होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। एक बात सुनना बाबू, मेरा बात ध्यान से क्या बोलना चाह रहे। सवाल तो तभी खत्म हो गया कि बेस एसआई यूनिट्स कितना हम बोल दिए सर, लेकिन हमारा सवाल बनाना ही सिर्फ पर्पस नहीं है, सवाल से जुड़ा हुआ जितना भी पॉसिबल नॉलेज हो सकता है हम उसको गेन करेंगे। ठीक है, तो टोटल 7 हम आपके सामने लिख भी दिए। क्या क्या होता है, टाइम, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अगर हम आपसे ऐसा यूनिट पूछेंगे तो आप टाइम का ऐसा यूनिट आपको पता है क्या होता है, सेकेंड। मास का क्या होता है सर जी, केजी। लेंथ का क्या होता है, मीटर। करंट का क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल या बेस एसआई यूनिट्स होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल और बेस एसआई यूनिट्स। ठीक है, क्लियर रखना इस बात को। ठीक, टेम्परेचर का यूनिट्स क्या होता है सर जी, टेम्परेचर का यूनिट्स होता है केल्विन। बढ़िया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, इसको छोटा कर देता हूं, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल, और लुमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, तो आपका सवाल इतना सा था कि आप हमको बताओ कि कितना बेस एसआई यूनिट्स होता है। तो टोटल बेस एसआई यूनिट 7 होता है। सातों आपके सामने में यूनिट के साथ लिखा हुआ है, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए इस चीज से जुड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूं क्या, कि कल के दिन हो सकता है कि बेस एसआई यूनिट्स के अलावा आपसे ये बात पूछ दे कि डिराइव्ड यूनिट्स कितना होता है। डिराइव्ड यूनिट्स वैसे बहुत कम चांसेस है ये बात पूछने का, बट अगर आपसे कल के दिन पूछ देगा कि बताओ टोटल डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब होता है ऐसा यूनिट जो इस फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर आया है। जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू लेंगे तो बोलेंगे वर्क बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, पावर बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम बोलेंगे, बहुत सारी बात हम लोग कर सकते हैं। और टोटल डिराइव्ड यूनिट्स अगर आपसे कभी कोई पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये कितना होता है, 22। ठीक है,
पूरा सवाल में दो बात सीखे। पहला बात क्या कि सर टोटल फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाए या फिर बेस ऐसा यूनिट्स बोला जाए वो टोटल 7 होता है, और डिराइव यूनिट्स जो होगा वो कितना होता है, टोटल 22। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला सवाल में पूरा बात क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। जिस बच्चा को जानकारी अच्छा से लेना है थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए आते हैं अपना मुद्दा पे, दूसरा सवाल पे। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूं। दूसरा सवाल आपसे क्या बोला जा रहा है, सवाल बोला जा रहा है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होता है। ठीक है, आंसर तो बड़ा आसान है, वहां से जब जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम पहले समझते हैं लाइट ईयर होता है क्या, है ना, फिर जवाब हम उसको देंगे। सुनिएगा मेरी बात को। हाँ, सबसे पहली बात सुनिएगा बात, सबसे पहली बात तो सर लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर जो होता है वो एक तरह का डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करता है। फिर से बोल रहे, लाइट ईयर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्टेंस traveled by the light in 1 year। ठीक है, सुनिएगा बात को ध्यान से। लाइट ईयर क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करता है। लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लाइट ईयर क्या होता है सर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक साल में अपना लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक, बढ़िया। अब आते हैं मेन मुद्दा पर कि सर 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होता है। तो 1 लाइट ईयर जो होता है आपको ध्यान में रखना है 9.46 into 10 to the power 15 के बराबर होता है। 1 लाइट ईयर जो है वो 9.46 into 10 to the power 15 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इतना बात पता है तो आराम से बोल सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9.46 into 10 to the power का 15 मीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, इससे पहले वाला सवाल का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी है 7। ठीक, अच्छा, अब दूसरा बात सुनना बात को ध्यान से। जनरली हमारे दिमाग में होता है कि लाइट ईयर में ईयर लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में होता है कि ईयर जो है कहीं ना कहीं समय को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना इस बात को, कल के दिन ये अच्छा सवाल बन के आ सकता है कि ये टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लाइट ईयर टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लाइट ईयर किसको रिप्रेजेंट करता है, यू कैन सी इन दिस में क्या कि लाइट ईयर जो है आपको वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब हम कंक्लूड करते हैं। इसमें सबसे पहला बात क्या सीखे कि लाइट ईयर क्या होता है। तो हम इतना बात समझे कि लाइट ईयर क्या होता है कि सर एक लाइट जो ट्रेवल करता है टोटल डिस्टेंस एक साल में, उसी को हम लोग बोलते हैं वो लाइट ईयर। बढ़िया, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है या 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है, तो दैट इज 9.46 into 10 to the power का 15 मीटर, जो हमारा सवाल का जवाब है और हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात क्या है कि लाइट ईयर जो है ये लाइट ईयर टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या कि लाइट ईयर जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्रिस्टल क्लियर हो गया सारा बात। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम आते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल क्या है, देखिएगा ध्यान से। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत आसान सा काम है। क्यों आसान सा काम है, कि हम कितना बड़ा बड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला को तो वैसे निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं इस सवाल में क्या, कि जनरली आपको ऐसा पढ़ाया जाता है, ट्रेंड कराया जाता है इस बात को कि आप डायमेंशन को रख लो। मैं बिल्कुल
बिल्कुल इस बात को लेके प्रीफर नहीं करता है कि आपको डायमेंशन को रटना है। आपके पास हल्का सा स्किल होना चाहिए और आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, हम देखते निकालते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आपसे हम एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, क्या आपके दिमाग में कोई भी फार्मूला आता है जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखा हो? तो आप बोलोगे सर सबसे आसान सा फार्मूला आता है, और वो कौन सा फार्मूला होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। तो फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या होता है? देखना, F बराबर G m1 m2 by r²। दिस फार्मूला, इस फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है। अगर दो m1 m2 मास r डिस्टेंस के सेपरेशन पर रखा हुआ है तो उस दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है दैट इज G m1 m2 by r²। ठीक, और G क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी का तो हमको डायमेंशन निकालना है। सुनना बात को ध्यान से, क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं G बराबर F into r² बटे का m1 into m2? बोलो बोलो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? G बराबर F into r² बटे का m1 into m2? आप बोलोगे बिल्कुल सही, तो बेसिक में आता है। बढ़िया बात है। ठीक, अब हम चाहते हैं इसका डायमेंशन लिखना। इसका डायमेंशन लिखने के लिए इस सब का डायमेंशन हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, जब हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बात हम आपके दिमाग में, जहन में बसा देते हैं कि चाहे कुछ हो जाए बाबू, फोर्स का डायमेंशन मत भूलना। फोर्स का अगर आप डायमेंशन भूल जाओगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो फोर्स का डायमेंशन आपको नहीं भूलना है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो मेरा पढ़ा हुआ बच्चा बोलेगा सर बड़ा आसान है, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT⁻²। बढ़िया। r² का डायमेंशन क्या होगा सर? r तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ के लिए कौन सा डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं? l। लेकिन r² इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? l²। ये क्या हो जाएगा? l²। बहुत बढ़िया। आगे m1 m2 सर ये तो मास है, और मास है तो मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। लेकिन दो है तो n into m क्या हो जाएगा? ये सर n²। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बेसिक मैथ है। देखना एक बार सॉल्व करते हैं। G का डायमेंशन अगर हमको निकालना है तो देखना सॉल्व करते हैं। m यहाँ पावर 1 ऊपर में है, ये -2 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा m⁻⁻1। l को देखो तो बेस से है तो l⁻1 into l⁻2 बेस से है तो पावर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा l⁻2। और t तो बेचारा अकेला है तो t⁻⁻2। तो आपका जो डायमेंशन आ गया दैट इज m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2। तो खोजते हैं ऑप्शन में हम लोग m⁻⁻1 l⁻3, देखना ध्यान से, l⁻3 और t⁻⁻2। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारा बात क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि कभी भी हमको डायमेंशन नहीं रखना है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से फार्मूला पर पहुंचो, और फार्मूला पर पहुंचते ही सारा काम आप कर सकते हो। ठीक, इवन कि अगर आपसे यूनिट भी पूछ देगा तब भी हमको नहीं रखना। अगर हम आपसे पूछते कि बताओ G का यूनिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये फार्मूला आ गया, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है आप बताना। तो फोर्स का यूनिट होता है सर न्यूटन। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है सर? मीटर²। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? दोनों मिला के kg², है ना? तो G का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर² बटेगा kg²। तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला सवाल क्लियर होगा और अपना आंसर जो आ गया दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिनसे नहीं वो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुनना बात को ध्यान से। सवाल क्या बोल रहा है? थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार सवाल को पढ़ते हैं पहले। सवाल क्या बोल रहा है कि ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहला आपको दिमाग में क्या चमकना चाहिए? देखो, आपको बोला गया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला तो एक बात तो तय है कि सर एक्सेलरेशन 0 होगा। मेरा बच्चा इस बात को फटाक से पकड़ लिया क्या कि सर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। है, आवश्यकता पड़ेगा तो बढ़िया, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को देखते ही आपके जहन में कुछ अच्छा इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। बढ़िया। अच्छा, बोल रहा है कि एक पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन की ओर चल रहा है। बढ़िया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। ठीक, अच्छा, कब तक? कुछ समय के लिए, टाइम नहीं दिया है, कुछ समय के लिए चला। ठीक, उसके बाद बोल रहा है फिर अगला यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से चल रहा है, अगला कुछ इक्वल टाइम के लिए। तो
आपसे पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, क्या एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 बटेगा v1 प्लस का v2 होगा, या सो चार ऑप्शन दिया हुआ है। हम आराम से इस सवाल को डील करते हैं। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, सुनिएगा बात को मेरा ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपसे बोला गया है कि पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बढ़िया बात है, हम चला लेते हैं स्ट्रेट लाइन में। लो भाई स्ट्रेट लाइन में चला दिए पर्सन को, पर्सन स्ट्रेट लाइन में चल गया, ठीक है, चलना शुरू किया, स्ट्रेट लाइन में चला। ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर सर्टेन, कुछ दूर मान लेते हैं यहां से यहां तक जब पर्सन पहुंचा है तो उस दौरान वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है और मान लेते हैं t टाइम तक चला है, ठीक है। हमको बोला गया v1 वेलोसिटी से चल रहा है तो हम लगा दिए v1 वेलोसिटी से चला है, बढ़िया बात है, लेकिन टाइम नहीं बोला है तो हम अपने मन से मान लिए कि t टाइम के लिए चलता है, ठीक, बढ़िया बात है। आगे अब बोल रहा है कि फिर अगला जो मोमेंट है उसमें भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला लेकिन इक्वल टाइम, मतलब फिर यहां से यहां भी जो है वो सेम वेलोसिटी से चल रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना v2 से चला है, तो ये हो गया v2, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि टाइम जो है सेम लगा है, यहां ध्यान से देखना, नेक्स्ट इक्वल टाइम, टाइम जो है सेम लगा है, इसका मतलब अगर हम अपने मन से माने यहां टाइम t लगा है तो मेरा मन से हमको वापस से मानना पड़ेगा कि यहां भी टाइम t लगा है। क्यों? क्योंकि सवाल वाला बोल रहा है कि जितना समय यहां लगा है उतना ही समय यहां लगा, कोई बात नहीं, बढ़िया बात। अब आगे अगर हम आपसे छोटा मोटा बात पूछे कि आप हमको डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट आप हमको बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन तो हमको नहीं है, एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, s1 बराबर v1 इनटू का t, बढ़िया। अगर हम आपसे इतना दूर का डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आप बता सकते हो, बढ़िया, तो s2 क्या आ जाएगा सर, दैट इज v2 इनटू का टाइम। क्लियर है बात? कोई, अरे बाबू डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वो फार्मूला लगा लो, या आप ऐसे सोचो s बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो है तो हाफ a t स्क्वायर का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज v1t और ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज v2 इनटू t, बढ़िया। अब आपसे फाइनली पूछा गया है क्या कि आप हमको एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो हम बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का तो फार्मूला होता है सर दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time taken, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चलो वैल्यू पुट करते हैं, आप हमको बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर यहां से यहां तक s1 और यहां से यहां तक s2, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, s1 प्लस का s2, ठीक है, s1 प्लस का s2, बढ़िया। टोटल टाइम कितना है सर, यहां से यहां तक t टाइम लगा और यहां से यहां तक t टाइम लगा, तो t प्लस t क्या हो जाएगा 2t, बहुत बढ़िया बात है, 2t। क्या ये आंसर है? आंसर तो वेलोसिटी के फॉर्म में है, कोई बात नहीं, रिप्लेस करना पड़ेगा, करते हैं। देखना s1 को क्या लिख सकते हैं, v1 into t, देखना s1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v1 into t, s2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, v2 into t बटे का 2 into t, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब देखना फाइनल बात पर आते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर t कॉमन ले लिए, t कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस का v2 और बटे का नीचे में 2t, बताओ t से v2 गायब हो गया तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, दैट इज v1 प्लस का v2 बटे का 2, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आया, दैट इज v1 प्लस का v2 बटे का 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर दिया हुआ है, दैट इज v1 प्लस का v2 बटे का 2। यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर हो गया, ये आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस से अगर आप चलोगे तो आपका सारा सवाल बड़ा आसान से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर प्रोसीड करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 5वां नंबर सवाल। सवाल क्या बोलता है, एट दी, इसको बढ़ा देता है, सवाल बोल रहा है एट दी टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, अगर आपका पार्टिकल कोई मान लो ट्रेजेक्टरी वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्टाइल मोशन को हिट किया, लेकिन ये सवाल थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि किस मोशन का बात कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अपन
इस चीज को लेकर कंफर्टेबल है कि ट्रेजेक्टरी शब्द इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन को रेफर कर रहा है। तो आपसे बस इतना सवाल पूछा गया है कि जब आपका पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है तो उसका टॉप पॉइंट पर उसके पास जो है एक्सेलरेशन कितना होता है और किधर की तरफ होता है। सारा कहानी बना लेते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का। सुनिएगा बात को ध्यान से, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं। अब सुनना बात को ध्यान से। हम बोल रहे हैं क्या, कोई बात नहीं सर, हम बोल रहे हैं कि ये हमारा लेग से एक्स एक्सिस है और ये हमारा लेग से वाई एक्सिस है। बढ़िया बात है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और बॉल को जो है हम u वेलोसिटी से ग्राउंड के साथ खींचाएंगे परफेक्टली। तो मेरा बच्चा जानता है कि बॉल जाएगा 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 फाइनली से मिलेगा, ठीक है। इस तरह का जो मोशन होता है इसी को तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर फेंकेंगे तो आपका बॉल ऐसे करके जाएगा, ऐसे अरे आपसे इसमें बॉल है हॉरिजॉन्टल के साथ आपको ऐसे फेंकना होगा तो आपका बॉल पहले ऐसे 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 जाएगा और ऐसे करके गिरेगा ग्राउंड पर, ठीक है। तो इस तरह का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस तरह का पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का पाथ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है। सुनिए बात को, अगला बात ध्यान से सुनना। क्या अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछे कि बाबू हमको ये बताओ कि इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितना है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर हर मोमेंट में तो एक्सेलरेशन उसको कौन खींच रहा है, हर मोमेंट में तो इस पर जमीन और हमेशा इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तब तो बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है। तो चाहे आप यहां पर पूछ लो, 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 हर मोमेंट में इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, हर मोमेंट में इसके पास एक्सेलरेशन g है और किधर की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना मेरा बात को। क्या इसके पास हर मोमेंट में एक्सेलरेशन कितना है g और किधर की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर। क्लियर है बात। तो अगर ये टॉप एकदम टॉप पॉइंट पर है तो टॉप पॉइंट पर उसके पास एक्सेलरेशन कितना है g, ठीक है। और ऑप्शन में पूछा गया कि एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी, देखना ध्यान से, एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। नहीं सर, मैक्सिमम कैसे होगा, हर मोमेंट में g है तो मैक्सिमम कैसे हो जाएगा, बढ़िया। मिनिमम नो सर, जीरो तो होगा नहीं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी g। क्लियर है बात। और g किधर की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, ठीक। यहां पर आपका सवाल खत्म हो गया, लेकिन और भी बहुत बात सीखेंगे इस सवाल में, ध्यान देना, ध्यान देना मेरा बात। क्या सबसे पहला बात, एक्सेलरेशन का कहानी खत्म हो गया। एक्सेलरेशन कितना है सर, g, और किधर की तरफ है, हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो एक्सेलरेशन उसके पास हमेशा नीचे की तरफ होगा और कितना होगा, g होगा। क्लियर। अगर ये टॉप पॉइंट पर है तो इसके पास कुछ कहानी हम बनाना चाह रहे हैं, जो सुनिएगा मेरा बात को ध्यान पर। अगर हम आपसे पूछेंगे इसके पास वेलोसिटी कितना है तो टॉप पॉइंट पर, तो आप पहले देखना है कि इसका कंपोनेंट लोगे वेलोसिटी, तो इधर में u का एक कंपोनेंट आता है दैट इज u cos थीटा, ठीक है, और इधर में एक u का कंपोनेंट आता है दैट इज u sin थीटा। बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अगर हम ऊपर का एकदम टॉप पॉइंट का बात करेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट में क्या होता है, आपको इतना पता है कि अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या करोगे, v बराबर u प्लस का a into d, ठीक है, v बराबर u प्लस का a into d। लेकिन ध्यान रहे गैलीलियो स्टेटमेंट को हमेशा कंसीडर करना आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या कि x डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखो, y डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखो। तो अगर हम x डायरेक्शन का वेलोसिटी जानना चाह रहे हैं टॉप पॉइंट पर, तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग x बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x। लेकिन हमको पता है कि सारा का सारा एक्सेलरेशन तो y डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग x डायरेक्शन कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x डायरेक्शन दैट इज u cos थीटा। बढ़िया। तो टॉप पॉइंट पर जो आपके पार्टिकल के पास वेलोसिटी होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है आपके पास वो जीरो होता है। सुनना मेरा बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि टॉप पॉइंट पर जो पार्टिकल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है दैट इज u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा जीरो होता है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा तो टॉप पॉइंट पर कैसे वो पहुंचा, तब तो और ऊपर हो जाएगा ना, कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। इसलिए इस बात को आप भूलिएगा मत कि वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो टॉपेस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कितना होता है, जीरो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं अपने तरफ से, ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं।
आपसे बस इतना पूछना चाह रहे हैं कि आप हमको बताओ एंगल बिटवीन U एंड G, U और G के बीच में एंगल कितना है ये बताओ। U और G के बीच में एंगल कितना है ये बताओ। तो आप बोलोगे सर U और G के बीच में एंगल, U को पहले खोजो, U तो ये है, U तो ये है, G कहाँ है सर? अरे बॉल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ G, ठीक बढ़िया। इस दोनों के बीच का एंगल पूछा गया तो आपको बताओ ये एंगल तो 90 डिग्री होगा सर, y एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री बढ़िया, और ये एंगल कितना है थीटा। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, ये पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस का, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात क्रिस्टल क्लियर होगा। एक बार कंक्लूड कर देते हैं, हम लोग ये सीखे कि जब भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके पास हमेशा एक्सीलरेशन जी आएगा। अगर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, जनरली हम लोग नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं, ठीक है, तो उसके पास एक्सीलरेशन हमेशा क्या आएगा, जी आएगा। और किधर की तरफ आएगा, दैट विल बी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये तो हमसे टॉप पॉइंट पे पूछा हुआ, हमसे ये कोई भी पॉइंट पे पूछता तब भी हम आंसर क्या बोलते हैं, आंसर विल बी जी, ठीक है। उसके पास एक्सीलरेशन जी आएगा और वो किधर की तरफ आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। दूसरा बात क्या सीखे कि अगर हम टॉपेस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में पहुंचे हुए तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज 0, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों चेंज इसलिए नहीं आता है कि एक्सीलरेशन 0 रहता है, ठीक है। कितना रहेगा सर, दैट विल बी u cos थीटा, कहानी खत्म। और आखिरी बात क्या सीखे कि अगर आपसे कोई u और g के बीच में एंगल पूछ देगा तो हम बोलेंगे यहां से यहां तक 90 और यहां थीटा, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस का थीटा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर प्रोसीड करते हैं। चलिए आगे बढ़े, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सुनना बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है क्या कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। तो बड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, यही मैं बता देता हूं, देखना। सबसे पहला बात, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो है बाबू वो एक तरह का एक्सियल वेक्टर होता है। क्या होता है, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। सुनना, हम सारा बात फिर करा देना, पहले अभी सुनो। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो एक तरह का एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक। और इसका जो डायरेक्शन होता है, इट्स डायरेक्शन इज perpendicular to the plane or along the axis of rotation, ठीक है। बात को सुनना, ये जो होता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा वेक्टर होता है सर, एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब होता है, एक्सियल वेक्टर का बस इतना सा मतलब है कि ऐसा वेक्टर जो वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। सुनना मेरा, अगर आपका पार्टिकल इस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, सुनना ठीक है, इस पार्टिकल ये आपका मान लो एक्सिस है, एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपका कोई पार्टिकल है जो कि इस एक्सिस के मतलब सॉरी इस पाथ में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, हाथ को इसे घुमा और ये जो थंब का डायरेक्शन आता है वो थंब का डायरेक्शन क्या होता है, एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसा आता है, हमेशा इधर की तरफ आएगा, दैट इज आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, ठीक है। तो आउटवर्ड या इनवर्ड अगर आपका कोई पार्टिकल बोर्ड के प्लेन में सर्कुलर मोशन या फिर हम बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है बोर्ड के प्लेन में, तो एक्सियल वेक्टर कैसा आएगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर बोर्ड के बाहर भी आ सकता है और वो परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर भी जा सकता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है और उसका डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या हम सिंपली बोल सकते हैं रोटेशन के along the axis of rotation। आपका एक्सिस भी तो ऐसे ही जा रहा है ना, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक छोटा सा बात और बताना चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला याद रखना, दैट इज I into ओमेगा, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता
है। अब सुनो, आपको पता है कि ओमेगा भी एक एक्सियल वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है सर, जिधर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उधर की तरफ ही डायरेक्शन होता है। तो जिधर एंगुलर ओमेगा का डायरेक्शन होगा उधर ही तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब आराम से वापस से फिर से बोल सकते हैं क्या कि सर एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है, जिधर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको जब सारा बात हम समझा दिए तो आपसे अब छोटा सा बात पूछ रहे, बताओ कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कितना होता है। तो मेरा बच्चा बोलेगा सही, तो बड़ा आसान सा बात है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, किधर की तरफ, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। यहां तक हम उम्मीद करते हैं सारा बात समझ में आ गई। एक एक्स्ट्रा बात बस याद रखना, आपको जो नया बात बताया क्या कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कैसा होता है, एक्सियल वेक्टर है। जो बच्चा पहले से पढ़ा है उसको ये बात पूरा जहन में उतर गया है। सर बड़ा बच्चा वाला काम है, कुछ तो करना ही नहीं। एक्सियल वेक्टर कैसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिस प्लेन में मोशन हो रहा है, जिस प्लेन में सारा का सारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आता है उसी को हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये बोर्ड के प्लेन में मोशन हो रहा है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर चाहे प्लेन के बाहर हो या प्लेन के अंदर हो, तो परपेंडिकुलर अंदर हो या परपेंडिकुलर बाहर हो, कि दोनों बाहर और अंदर क्या होता है, अपना एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल पाथ बोल सकते हैं या फिर एक्सियल डायरेक्शन बोल सकते हैं उसको। इतना बात क्लियर हुआ, और यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन वर्दी है, जानकारी आपको रखना चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछ लो या फिर ये पूछ लो, ये दोनों का दोनों क्या होता है सर, दैट इज एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर करके जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए, हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, अभी तो सिखाया आपको प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी कैसा होता है, बताना। तो मेरा बच्चा बोलेगा तो बच्चा वाला काम अभी तुरंत सिखाए। इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, ये हमारा बॉल है, लेट्स से कोई एम मास का बॉल है, ठीक है, और इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया। तो आपको पता है कि बॉल जाएगा 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 जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको बताओ इस तरह का पाथ का नाम अभी तुरंत आपको बताइए, इस पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोलिक पाथ। तो आपसे बस इतना पूछा है कि ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कैसा, हाइपरबोला नो सर, स्ट्रेट लाइन नो सर, सर्कल नो सर, अभी तो लिखा हुआ कैसा, पैराबोला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो आप समझते हैं इससे होता है, सर्कल तो आप समझते हैं इससे होता है, देख के पता चल रहा है। हाइपरबोला कैसा होता है बता देते हैं। जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है उसको थोड़ा आइडिया ना हो, लेकिन जो बच्चा जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है उसको पक्का ये आइडिया होगा कैसा होता है हाइपरबोला। तो हम आपको बता देते हैं, ये हमारा लेफ्ट से एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा लेफ्ट से वाई एक्सिस हो गया। तो इस तरह का जो शेप आता है, इस तरह का शेप को आप लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। आई होप कि आपको सारा बात क्लियर हो गया। तो आप देख लो ये वाला रास्ता दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है देखने में, ये वाला रास्ता कैसा लगता है, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आपको जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाता है तो आपको नोट्स में ये बात एकदम बढ़िया से दिखाया जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रैजेक्टरी है या जो पाथ है दैट इज पैराबोलिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे मान लो कल इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन पूछ देता तब भी हम वो निकाल सकते हैं। इक्वेशन कितना होता है आपको बताया जाता है, दैट इज y बराबर x tan थीटा माइनस का हाफ gx स्क्वायर बटे का u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो पैराबोलिक पाथ है, इस पाथ का इक्वेशन है बाबू। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये वाला रास्ता, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ता का इक्वेशन है ये कितना, y बराबर x tan थीटा माइनस का हाफ gx स्क्वायर बटे का u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, सारा बात क्रिस्टल क्लियर है। इसको एक नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो सवाल तो वही खत्म हो गया कि पाथ कैसा होगा। तो पाथ तो पैराबोला होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। लेकिन उससे जुड़ा हुआ जितना भी पॉसिबल कहानी बन सकता था सब कुछ हम लोग देख लिए, समझ लिए कि आज के बाद एक सवाल लगा सारा चैप्टर रिवीजन।
इस लेवल पे हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। जो बच्चा मेरे से पढ़ा है उसको तो सारा बात बहुत अच्छा से क्लियर होगा, तब तो सवाल को वैसे कुछ लगेगा ही नहीं, इसको पॉइंट सेकंड में सब सवाल बनेगा उससे, ठीक है। जिनको नहीं आता है, जो नया बच्चा है, जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू हमारे से जुड़ रहे हैं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, आप एक बार समझिए, देखिए, थोड़ा सा रिपीटेड मोड में देखिए, आपको सारा बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल को प्रोसीड करते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। हम आते हैं अगले सवाल की। सुनना, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा, है ना। सवाल पूछा गया कि मिनिमम, सुनना ध्यान से, क्या पूछा जा रहा है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। क्या पूछा जा रहा है, बताते हैं। पूछा जा रहा है कि कम से कम कितना वेक्टर होगा, और वो वेक्टर बराबर नहीं होना चाहिए, कम से कम कितना वेक्टर होगा जिसको जोड़ते ही हमको आंसर जीरो आता है। कम से कम कितना वेक्टर होगा जिसको जोड़ते ही हमारा आंसर जीरो आता है, ठीक है। सुनना बात को ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो यहां पर एक कोई पार्टिकल है, इस पर एक वेक्टर लग रहा है F1 वेक्टर, अगर एक ही वेक्टर लग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। एक ही वेक्टर लग रहा है तो भाई वेक्टर जीरो होगा तभी वेक्टर, वो वेक्टर जब तक जीरो वेक्टर नहीं होगा तब तक बात बनेगा नहीं। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है क्या, वेक्टर होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब एक वेक्टर से तो काम नहीं बनेगा। चलो दूसरा पर आते हैं। अब इस पर दो फोर्स लगा दिए, दो वेक्टर, F1 वेक्टर और दूसरा ले लिए हम लोग F2 वेक्टर। सुनना बात को ध्यान से। अब एक संभावना है कि ये जीरो हो जाए, सुनना बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं, एक संभावना है कि ये जीरो हो जाए, लेकिन मेरा बच्चा समझ गया कि अगर हम यहां चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो, इसका मतलब ये है कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखना, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा समझ गया कि सर अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो वो इक्वल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों अगर सेम वेक्टर होगा तभी कट टूट के सारा बात जीरो होगा। लेकिन आपको सवाल बोला है कि इक्वल वेक्टर नहीं होना चाहिए, अनइक्वल वेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो एक वेक्टर पे काम नहीं चलेगा, दो वेक्टर पे काम नहीं चलेगा। मेरा बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम कितना वेक्टर लगेगा और उस सारा का सारा वेक्टर आपस में अलग अलग मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, और उसको नेट सम करके हम जीरो बनाना चाहते हैं। तो एक बात तो समझ आएगी, अकेला वेक्टर है तो जीरो होने से रहा, दो वेक्टर है, संभावना है कि दोनों आपस में कैंसिल कर ले एक दूसरे को, लेकिन कैंसिल करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों को बराबर होना चाहिए। आप ऐसे सोचो ना कि अगर इधर की तरफ आप 5 लगा रहे हो और इधर की तरफ आप 6 लगा रहे हो, तो आपको पता है कि आपस में कैंसिल होगा नहीं, कुछ ना कुछ 1 इधर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इधर भी 5 और उधर भी 5, दोनों तरफ अगर हम 5 लगा रहे हैं तो संभावना है कि यहाँ पर कैंसिल हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। सवाल वाला बोल रहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। तो हम समझ गए एक भी नहीं होगा आपका आंसर, और 3 4 भी आपको बात, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, है ना। अब मेन मुद्दा पर आते हैं, सुनिएगा बात। हम ऐसा कर रहे हैं, देखना ध्यान से, ये पॉइंट है, इधर की तरफ एक वेक्टर ले लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है, और इधर की तरफ एक वेक्टर ले लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। ये x एक्सिस की तरफ है, ये y एक्सिस की तरफ है, और इधर एक z एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड ले लिए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। 3 वेक्टर लिए हैं, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा को बताते हैं, समझिएगा बात को। क्या इस दोनों वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? तो मेरा बच्चा बोलेगा बहुत आसान है सर, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, और कितना आएगा सर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 2 × 3 × 4 इंटू cos 90 डिग्री। बच्चा ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, ये जो होता है हमारा वो क्या होता है,
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। बात समझ में आ गया? तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम यहां से लगाएंगे। आपको पता है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25। तो इसका जो निकालेंगे फाइनल ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कहानी क्या बना? फाइनल कहानी ये बना कि आपके पास ये पॉइंट है, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर की तरफ 5 है और एक वेक्टर 5 इधर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ, इस दोनों का रिजल्टेंट 5 इधर आया और एक वेक्टर का रिजल्टेंट इधर की तरफ 5 है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो अपना नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एक बात क्लियर हो गया कि मिनिमम कितना वेक्टर लगेगा, कम से कम कितना वेक्टर लगेगा 0 होने के लिए। तो हम बोलेंगे मिनिमम 3 वेक्टर लगेगा। कितना वेक्टर लगेगा? कम से कम 3 वेक्टर लगेगा आपको इस पूरा कंसेप्ट में। क्या कि तीनों का तीनों वेक्टर अगर जोड़ेंगे तो तीनों का तीनों वेक्टर का सम 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? ये बात हम आपको क्लास में जब पढ़ाते हैं तो नोट डलवा के दिखाते हैं क्या कि कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर व्हिच कैन 0 रिजल्टेंट दैट इज 3। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात और सुनना, इसके लिए कंडीशन ये हम आपको बताते हैं। तो हम आपको समझा दिए न्यूमेरिकल्स लेके, नंबर लेके, लेकिन अब आपको कंडीशन सिखाते हैं क्या। उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए क्या कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस का c वेक्टर। ये होता है कंडीशन 3 वेक्टर का 0। यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर हो गया? ठीक है, हम इसको और भी तरीका से सोच सकते हैं। देखना, जैसे ये हमारा a वेक्टर हो गया, जैसे ये हमारा b वेक्टर हो गया। ठीक है, बढ़िया। तो हम चाह रहे हैं कि इस ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर आता है? तो आपको पता है कि पहला का टेल से दूसरा का हेड जोड़ो तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर देता है दैट इज इक्वल टू कितना? दैट इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, है ना। तो हम चाहेंगे कि अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर हो वो उल्टा हो, इस डायरेक्शन में हो, मतलब माइनस का r वेक्टर अगर बनेगा तब जाके ये सारा बात बन जाएगा। ठीक है, कहीं दोनों का वेक्टर 3 और 4 ये 5 है, तो हम चाहेंगे -5 ऐसे बना देंगे तब भी जाके सारा बात बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो आपको ये तो समझ में आया ही होगा, इससे आप अपना काम चला लो। ठीक है, ये भी तरीका से हम आपको नोट्स में पढ़ाए हुए सारा बात बताएंगे। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, है ना, ये वाला है। सुनिएगा बात को ध्यान से। सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, नहीं यहां पर, हाँ अब ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट। आपका बॉडी रेस्ट पे है, आपका बॉडी कोई प्लेन में, मान लो ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, धरती है, ठीक है, और इस पर एक कोई बॉडी रखा हुआ है, लेट्स से m मास का बॉडी है और ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है ना, ऐसे रुका हुआ है। ठीक, तो आपसे पूछा है कि बताओ इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। मेरा बच्चा समझे तो बड़ा आसान सा काम है सर, आप बताओ इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है सर। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। क्यों एक्सटर्नल फोर्स 0 है? बिकॉज हम न्यूटन्स के फर्स्ट, एक तो सबसे बड़ी बात है एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब तो रुका हुआ है। क्यों? कि अगर हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखेंगे तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी आपका रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना पसंद करता है, और अगर आपका कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है, तब तक जब तक कोई उसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये बॉडी अगर आपका रेस्ट पे है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम बोल सकते हैं कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता तब बॉडी रेस्ट में कहां रहता? हो सकता है वो मोशन कर गया होता। इसका मतलब अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब पक्का है कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लग रहा होगा? 0। बहुत 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 बच्चा वाला सवाल था। ठीक है, आप सुनना सवाल को। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी जो प्लेन में रखा हुआ है रेस्ट में, अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब पक्का है क्या कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और चूंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसका मतलब फ्रिक्शन भी 0 है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? फ्रिक्शन कितना लगेगा बॉडी
क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल होता है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर प्रोसीड करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आसान था, आप नोट कर लिए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं, देखो इसको भी चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है सुनना। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला जा रहा है क्या कि टू बॉडीज ऑफ मास, दो बॉडी है, एक का मास 4 kg है, दूसरा 5 kg है, ठीक, और दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम बोलेंगे आपके फोर्स ऑन 4 kg इज इक्वल टू फोर्स ऑन 5 kg, ठीक है। सवाल वाला खुद बोल रहा है कि 4 kg वाला बॉडी और 5 kg वाला बॉडी पर सेम फोर्स लग रहा है, तो लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। आगे, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी इज 2 मीटर, लाइटर मतलब 4 kg वाला का एक्सेलरेशन अपने को 2 दिया हुआ है, हाँ, और बोल रहा है 5 kg वाला का एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो बच्चा वाला काम है, सिर्फ फोर्स लिख देते हैं। सुनना बात को ध्यान से, 4 kg वाला बॉडी पर अगर हम फोर्स लिखने आपको बोलेंगे तो आप बोलोगे सर न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं, और उस फाइनल कंक्लूजन के दौरान हमको फोर्स मिलता है, और फोर्स कितना मिलता है, तो बच्चा बोलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोलेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, 4 kg वाला का, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, सर 5 kg वाला का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। आप सुनना, 4 kg वाला का पहले लिखते हैं, तो 4 kg वाला का मास कितना है, 4, एक्सेलरेशन सवाल वाला दिया हुआ है 2, बढ़िया बात है। आते हैं 5 kg वाला का मास कितना है, 5, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, वही तो आपको निकालना है, बढ़िया बात है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 बटे का 5, थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 kg वाला बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो खोजते हैं क्या ऑप्शन में है, आप बिल्कुल सब ऑप्शन नंबर सी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहां तक सारा का सारा बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर प्रोसीड करते हैं।